अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। आज नाज़रीन हम बात करेंगे प्रोग्राम में ओवरऑल मुल्की सियासी सूरत हाल पर कि बड़ा ही हंगामा खेज़ हफ्ता पिछला रहा और आने वाला हफ्ता इससे ज़्यादा हंगामा खेज़ लगता है, चूँकि इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल एक्सपेक्टेड है अगले 7 दिनों के अंदर। आज मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मरीम नवाज साहबा के हमरा, जिसमें उन्होंने दो चीज़ें बड़ी खुल के बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो उनके साथ पिछले 5 साल में हुआ वो भूलेंगे नहीं, और दूसरा उन्होंने ये इशारा दिया अपनी गुफ्तगू के अंदर कि अब वो दोबारा से मुकम्मल तौर पर फ़ाल किरदार अदा करते नजर आएंगे मुल्की सियासत में, और वो कह रहे हैं कि सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो गया है। और वो वज़ीर आज़म बनने के हवाले से भी काफ़ी पुरुमीद दिखाई दी, दोबारा से अपनी अहलियत के हवाले से भी। ये सारा मामला आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, और खान साहब की लॉन्ग मार्च की कॉल के हवाले से क्या होने जा रहा है। फवाद चौधरी साहब मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं, और अगले हिस्से में प्रोग्राम के हम नाज़रीन सेंटोरस में आतिशदगी के हवाले से भी बात करेंगे, और ओवरऑल जो सूरत हाल उस पर बात होगी। फवाद चौधरी साहब, आज मियाँ साहब ने दो बातें तो बड़ी खुल के की। एक तो उन्होंने कहा भूलेंगे नहीं जो कुछ उनके साथ हुआ, और वो आगे के हवाले से बड़े पुरुमीद हैं कि जो कुछ हुआ पिछले 5 साल में सब कुछ रिवर्स हो रहा है, और फिर से उन्हें लग रहा है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेंगे, फिर से सब कुछ होगा, पहले 5 साल पहले वाली चीज़ें सारी रिवर्स हो जाएंगी। तो मैं पहले आपको सुनाता हूँ कि वो भूलेंगे नहीं वाली जो बात कर रहे हैं वो आपकी यानी कि खान साहब के तनाजुर में कर रहे हैं। ज़रा ये सुन लें। 4-5 सालों के अंदर ही सब कुछ रिवर्स हो रहा है। आज वो जुल्म एक एक करके जुल्म करने वालों के सामने आ रहे हैं, और आइंदा और आएंगे। मरियम माशाल्लाह सुरखरू होके पाकिस्तान से आई है। ये साबित किया है कि मुकदमा झूठा था, सजा झूठी थी। 200, 250, 300 पेशियां क्यों भुगती गई? ये उन लॉसेस में एक लॉस है जो कभी रिपेयर नहीं होगा, कभी भूला भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान को हमने आगे चलाना है तो इन लोगों को जो है अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा हमें। मियाँ नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के हवाले से भी काफ़ी पुरुमीद दिखाई दिए। उनसे जब सवाल हुआ इस बारे में उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा ये भी सुन लें। क्या हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अगले साल 2023 में जब इलेक्शन होते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा बनते हुए देख रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान जाकर इंतखाबी मुहिम करेंगे? इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो क्या कहें? इंशाअल्लाह जी। ज़ाहिर अभी उनकी नाअहली है वो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आजकल बड़ा ज़ेर बहस है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं उनकी रोशनी में भी अगर बात की जाए तो लगता है कि ये चीज़ें सारी रिवर्स हो भी सकती हैं। फवाद चौधरी साहब, अब आपका मुकाबला जो है मियाँ साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद तो ये लगता है कि ही इज़ बैक इनटू एक्शन, और अब मुकाबला आपका जो है वो शहबाज शरीफ या मरीम नवाज से नहीं होगा बल्कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ होगा, खान साहब का मुकाबला। आर यू वरीड अबाउट इट? देखिए, पहली बात तो यह है, मेरा तो ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिशियन हैं और उन्हें पाकिस्तान फ़ौरन वापस आना चाहिए, और सियासत में जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा करें, और उसके बाद वो इसमें करें पॉलिटिक्स अपनी। हमारा तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। और आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी उसके ऊपर तो देखें ना, ये तो आप ISPR से या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता करें, और उनसे जो इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, उसका बेहतर जवाब तो वो इदारे दे सकते हैं। हमारा तो जाहिर है उससे हम तो हुकूमत में भी नहीं थे जब ये सब कुछ हुआ। पनामा पेपर्स भी हम नहीं लेके आए, और सारे का सारा जो मामला है वो इस वक्त तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं थी। तो ये तो इदारे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम प्रॉब्लम ये है नहीं, वो जेल में रवा रखे जाने वाले सलूक की बात कर रहे हैं, उस पर वो आपको बरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि बेहतर सलूक नहीं था, उनकी अहलिया की वफात हो गई, मरीम नवाज की गिरफ्तारी का मामला, इस तरह की बातें। नहीं, तो मरीम नवाज को गिरफ्तार हमने तो नहीं किया ना। मरीम नवाज को तो आपको याद होगा, बल्कि नायब अगर से हमारे अंदर हमारे उसमें नहीं थी, नायब ने उन्हें अरेस्ट ही नहीं किया था नवाज शरीफ को। और नायब को एक्चुअली एक एक्सेप्शन इनके लिए जो क्रिएट हुई कि इनको ट्रायल तक किसी ने गिरफ्तार ही नहीं किया। हालांकि सारे यहाँ पे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, अभी आप कैंप जेल में चले जाएं आपको नजर आएगा कि वहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी में बेचारे जो है वो 5-5 साल से ट्रायल नहीं हुआ उनका, और वो सारे जेलों में। नवाज शरीफ और मरियम को तो ट्रायल के दौरान अरेस्ट ही नहीं किया गया। वो तो जब अदालत ने उन्हें सजा सुनाई तो फिर वो जाके जो है वो गिरफ्तार हुए, और सारा मामला जो है वो हुआ। हमारा तो इनसे इनके इन इल्जामात से कोई लेना देना है नहीं। ये नवाज शरीफ साहब जाने, इदारे जाने। लेकिन जो कंसर्निंग इशू है वो ये ज़रूर है कि आप देखें कि किस तरह से एक शख्स जो कि एब्सकॉन्डर है, नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है,
लेकिन उनको जो है वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है वो मेरा ख्याल है आपके चैनल समेत तकरीबन 33 चैनल्स ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है। तो इसका मतलब ये है कि पेमरा का जो नया ऑर्डर है या पाकिस्तान में जो नया ऑर्डर है वो ये है कि एब्सकॉन्डर्स नाउ कैन एक्चुअली डू प्रेसेस और टेलीविजन उनको कवर करेंगे। ये एक इसके बाद अब मेरा ये ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन को भी फिर यही मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी सफाई दे सकें, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो भी जो है वो दें। इसी तरीके से जो बाकी हमारे लोग हैं मेरे ख्याल है अभिनंदन को भी ये मौका मिलना चाहिए। हुसैन और मियां नवाज शरीफ का केस सिमिलर लगता है क्या? मेरे ख्याल में तो देखिए ये जब असूल है तो फिर सबके लिए है ना। अभिनंदन को भी ये मौका दिया जाना चाहिए। उसको हम क्यों इस तरह से बिल्कुल जो है वो हमने रखा हुआ है। एक कानून आपने बनाना है। आपका कानून इस वक्त तक ये था कि जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनको जो नॉर्मल राइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज आपने कानून बदल दिया है नवाज शरीफ के लिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स के लिए कानून और होगा, बाकियों के लिए कानून और होगा। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट देखे, सुप्रीम कोर्ट को इसका जायजा लेना चाहिए। और मैंने तो अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसका देखा नहीं है। वैसे अभी जाहिर है ये फैसले जो पनामा के जो हुए थे उसमें उन्होंने रजिस्ट्रार साहब के ऊपर, उस वक्त के चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जामात लगाए हैं। तो दिस इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड आई गेस वी आर टू रिस्पॉन्ड। सही। और दूसरा जो मेरा बुनियादी सवाल था कि दोबारा से अब वो एक्टिव हो रहे हैं और लीड रोल पे शायद फिर से वो आने की बातें कर रहे हैं, तो अब वो जो कॉन्टेस्ट आपको मिलेगा जो मरियम नवाज नहीं दे पा रही थी टफ टाइम, शहबाज शरीफ नहीं दे पा रहे थे मुकाबला, वो मियां नवाज शरीफ अब देंगे। वो कहते हैं वो टक्कर का मुकाबला शायद हो, वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। आर यू रियली वरीड अबाउट इट कि इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ से होगा, अपने हमवजन से, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज से नहीं? देखिए अभी कल ही जो नया आखिरी सर्वे हमारे सामने आया है उसमें 21% लोग जो हैं वो आईआरएस के सर्वे की बात तो नहीं कर रहे? ये आईआरएस का जो सर्वे है थोड़ा सा जरा मुतनाज़ा है वो सर्वे। उसमें जो उसकी उस पर इल्ज़ाम यह है कि वो पीटीआई फंडेड कोई सर्वे, इस तरह का उस पर इल्ज़ाम लगता है कि उसकी पहली जो सरबराह थी दलीप अब्बास साहिबा थी जो आपकी है। मैंने देखिए ना वो तो समर बात यह है कि जो उसकी जो सरबराह हो या वो जो भी हो, आपने मेथोडोलॉजी देखनी होती है ना। ये तो बिल्कुल अनपढ़ों वाली बात है ना कि चूंकि उसका फलाना जो है फलाना है तो इसलिए वो सर्वे इस पे इल्जाम लग रहा है कि पीटीआई फंडेड सर्वे है। नहीं इल्जाम नहीं ना, ये मैंने कहा ये तो बड़ी अनपढ़ों वाली बात है ना जो आपने की है। फ्रैंकली अनपढ़ों वाली कौन सी बात है? उस पे फंडिंग का उस पे है कि फंडिंग भी जो है उसकी कहां से होती रही है, सारे इस तरह के उस पे इल्जाम आते हैं। नहीं सही बात है, अब्बास साहिबा का कोई ताल्लुक नहीं था उस आईआरआईएस के साथ, आईआरएस के साथ। ठीक है, दलीप अब्बास का नहीं, वो चाहे उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसकी इशू ये होता है कि जब सर्वेज आपने देखने होते हैं, आपने ये नहीं देखना होता कौन हेड कर रहा है। एतराज आएगा, ग्राफ हेड करेंगे तो एतराज आएगा उस पे। आप नहीं, आपने देखना है मेथोडोलॉजी क्या है। अब जब आपने बात कर लिया तो सबर से सुन लोगे ना, जी बोले, समझ आएगी ना। आप बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आई पहले के सर्वेस कैसे होते हैं। उसकी मेथोडोलॉजी देखनी होती है। नीचे उन्होंने लिखा होता है कि हमने क्या मेथड इस्तेमाल किया है। आप मेथड के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, उससे अगर आपको नहीं है सेटिस्फाइड तो आपने कहना है कि ये मेथड का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया। बहरहाल वो हेडेड बाय अगर किसी पार्टी के होगा मुतल्लिका तो वो उस पे सवाल तो उठेगा, चाहे मेथोडोलॉजी उसकी जो भी हो। बहरहाल नहीं उठेगा उसके लिए बिल्कुल ये तो तनकीद हो रही है। बहरहाल चले सर्वे को छोड़ देते हैं। देखिए जो पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं वो तो चले, देखिए फवाद साहब जो पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं वो तो उस पर तो क्वेश्चन है ही नहीं है। नहीं, जो आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं उसको क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा। देखिए पॉपुलैरिटी की बात तो क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैंने एक पर्टिकुलर सर्वे की मैंने बात की। लेट्स मूव ऑन। पॉपुलैरिटी को तो क्वेश्चन कोई कर ही नहीं रहा, वो तो चले है पॉपुलर तो है। हाँ साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, सर्वे को चैलेंज किया जा सकता है। ये बात सुने, मैं किसी लिटरेट बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सर्वेस कैसे होते हैं। अच्छा, अब उस सर्वे में जो नवाज शरीफ हैं वो 21% के साथ दूसरे मकबूल तरीन लीडर हैं। पहले जाहिर है इमरान खान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 66% लोग कह रहे हैं कि फॉरेन इलेक्शन होने चाहिए और 60% लोग कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से पीटीआई जो है वो इलेक्शन जीतेगी। लेकिन जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है कि वो आए वापस इलेक्शन में हिस्सा लें, मैंने आपको पहले ही सवाल के जवाब में बताया कि हमें एक्चुअली कोई एतराज नहीं। नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, उन्हें लीगल प्रोसेस अपने मुकम्मल करें, उसके बाद अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आए इलेक्शन में हिस्सा लें और अपना किस्मत आजमाएं, लेकिन हमें इसका फायदा होगा क्योंकि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे और दोबारा जेल में नहीं जाएंगे जैसे इसहाक डार नहीं गए, जैसे मरियम नवाज का हुआ, तो उसकी बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशन आई हैं पाकिस्तान में नून लीग के लिए और इन मामला इसके ऊपर। तो हमें उम्मीद है कि अगर नवाज शरीफ आते हैं
तो भी आम पाकिस्तानी को गुस्सा ही आएगा। और इस वक्त आम पाकिस्तानी उनके साथ नहीं खड़ा, लेकिन वो जो अपनी उनकी सियासत है वो अपनी करें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च की आजकल काफ़ी तैयारियां हो रही हैं फवाद साहब, बड़े भरपूर ज़ोर शोर से जारी हैं। बीच में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था प्रेसिडेंसी में, इसहाक डार साहब ने भी कंफर्म किया कि 2 मुलाकातें खान साहब की वहाँ पर हो चुकी हैं। तो क्या उन मुलाकातों के कोई मुस्बत नताइज या समरात नहीं निकल सका, आउटकम उसका कोई पॉजिटिव, कि अब आप लॉन्ग मार्च की तरफ ही जा रहे हैं अल्टीमेटली? देखिए, बात यह है, हमारा गोल ये है कि हम फसाद के बगैर इंतखाबात करा सकें। ये हमारा एक स्टेटेड एम है। अब इसके लिए ये मुलाकातों की तो खैर जाहिर है मैं या तस्दीक या तरदीद की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जो भी बातचीत होगी, जो भी मामलात होंगे, हम 100% इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा एक पॉलिटिकल क्राइसिस है उसका एक हल हम निकाल सकें, और उस हल को हम एक काबिल कबूल हल की तरफ जो है वो मामलात को हम ले जा सकें। और उसके लिए जो भी बातचीत होनी है, हमने तो हुकूमत को भी कहा है कि आप हमारे साथ इस मामले के ऊपर बातचीत करें, इंतखाबात का ऐलान करें और हमारे साथ बैठें। इसके अलावा और कोई हल और हमें नज़र नहीं आता, लिहाजा हुकूमत हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, हम इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सही है, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल आर्मी चीफ की तरफ से ये भी बड़ा वाज़ेह और दो टोक मैसेज दिया गया है कि मुल्क में, यानी कि किसी भी मुल्क को, किसी ग्रोह या जत्थे को मुल्क के अंदर सियासी या मुआशी अदम इस्तेहकाम फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये अपेरेंटली लग रहा है कि ये आपके लॉन्ग मार्च के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया है कि मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है आर्टिकल 17 भी चीफ साहब ने पढ़ा हुआ है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये तवक्को करना कि उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर एतराज़ है, इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने अपनी ही तकरीर में आगे चल के ये एडवाइस की है नए जो कैडेट्स हैं उनको कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करें और जमहूरियत को पंपने का मौका दें। तो जब आप जमहूरियत को की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो जाहिर है राइट पॉलिटिकल एक्टिविटी तो आजकल आपकी चल रही है, जलसे हो रहे हैं, उस पर तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन वो मुआशी और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की बात कर रहे हैं कि उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी को भी। तो देनी भी नहीं चाहिए उसकी इजाज़त, और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है, ना ही हमारा ऐसा कुछ करने का इरादा है। हम तो मिडिल क्लास की पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और हमारी जो तमाम प्रोटेस्ट हैं उनमें औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, और ये जो प्रोटेस्ट होंगे ये भी ऐसे ही होंगे। 25 मई को जो हमने प्रोटेस्ट किया था वो भी ऐसे ही था, जिसमें फैमिलीज शामिल थी, जिनको 4000 से ज्यादा छापे मारे गए, औरतों को अरेस्ट किया गया, बच्चों को 11-11 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया गया। उसमें तो खान साहब ने खुद भी माना कुछ मुसल्ला लोग भी शामिल थे उसके अंदर, खून खराबा हो सकता था। हमारे लोग मुसल्ला नहीं थे। खान साहब ने जो इशारा किया था वो अक्लमंद लोगों के लिए था, वो पता था क्या। तो कौन से मुसल्ला लोग थे? कौन से मुसल्ला लोग थे? वो उन्होंने वहां पे जो बात कही थी वो लोगों को समझ आ गई थी कि लोगों को आप बता देना, वो तो गवर्नमेंट ने तो उसको ये स्पिन दिया कि आपके लॉन्ग मार्च के अंदर लोग शामिल थे। चले आप जरा वजाहत कर दें उसकी, कौन से थे? नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं, शरपसंद गवर्नमेंट के कुछ शरपसंद अनासर ने कुछ कोशिश की थी कि उनको मुसल्ला लोगों को हमारे लोगों में शामिल करके ये क्योस क्रिएट किया जाए। वो उसकी तरफ खान साहब ने इशारा किया था। हमारे लोगों के पास तो डंडा भी नहीं होता, हमारे तो मिडिल क्लास के लोग हैं, और अब इनके पास इन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम कोई अंसारुल इस्लाम या MKM की कोई जिली या इस तरह की पार्टियां तो नहीं। ये बता दें मुझे कि लॉन्ग मार्च के बारे में यहाँ बड़ी बातें हो रही हैं आजकल कि हकीम राना सनाउल्लाह बैठा है लतरोल करने के लिए, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो जवाब देगा आपको। तो कैसी तैयारी है? कल उनके वारंट शारंट भी निकल आए, IG इस्लामाबाद को भी नोटिस हुआ है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से। वो तो बड़े पुरज़म है कि हम लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, बड़े ड्रोन श्रोन मंगा लिए गए हैं आपके ऊपर शेलिंग के लिए, बाकी चीज़ें। देखिए, बात यह है कि देखते हैं भी राना सनाउल्लाह ये इंतजामात के लिए अवेलेबल होंगे या उन्हें लाहौर में कुछ अर्सा गुजारना पड़ेगा, या वो होपफुल के हो जाएंगे अरेस्ट। नहीं, जो कानून में तो अभी भी वो अब इश्तिहारी है, अभी इस वक्त वो एब्सकॉन्डर है, उनको फौरी तौर के ऊपर अपने आप को सरेंडर करना है अदालत के सामने या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के सामने, और उसके बगैर तो जाहिर है कि वो इस वक्त तो वो मफरूरियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस्लामाबाद में।
तो अब देखते हैं कि वो कब इनमें से कोई जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए दूसरी बात यह समझ कि किसी भी जमहूरी मुल्क का वज़ीर दाखिला इस किस्म की गुफ्तगू करे कि मैं ये हमने आंसू गैस रख ली है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस पे तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए। कभी कोई अपने लोगों अपनी आवाम के खिलाफ अपने लोगों के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू कभी कोई इंटीरियर मिनिस्टर करेगा? और मेरे ख्याल में ये एक फाशिस्ट रजीम का जो एक आइडिया है उसी को ही वो आगे बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके अलावा तो इसकी कोई लॉजिक नहीं। अच्छा ये बताएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रोसेस शुरू किया था एक, वो क्या ख़त्म हो गया है, बेनतीजा रहा? और कोई खबरें ये भी हैं कि कोई नाराज़गी चल रही है तहरीक इंसाफ की या आपकी लीडरशिप की सदर साहब के साथ कोई, कि सेनेटर्स भी इसलिए जॉइंट सेशन में शरीक नहीं हुए थे पीटीआई के, क्या मामला है? नहीं, ये तो सेनेटर्स का तो हमने पहले ही फैसला किया हुआ था कि जहां पर भी नेशनल असम्बली के साथ प्रोसीडिंग होनी है वहां पे वो उसको जो है वो शामिल नहीं होंगे, इसलिए जॉइंट हाउस तमाम ही से उन्होंने जो है वो बाइकआउट किया है। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो जो जैसा कि उन्होंने अपने जो एड्रेस था उसमें भी उन्होंने जिक्र तज़किरा किया और बताया कि क्या वो करने जा रहे हैं और कैसे वो चाहते हैं कि इंतखाबात की तारीख जो है वो तय हो। प्रेसिडेंट साहब का किरदार बहुत अहम है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो तमाम पाकिस्तान में नज़रें हैं वो प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर हैं और सदर आरिफ अलवी साहब की ज़ात के ऊपर। वो तो कह रहे हैं कि सारे सियासतदान मिल बैठ के इलेक्शन की तारीख तय करें, खान साहब कह रहे हैं मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, ये कौन बैठाएगा, कैसे बैठेंगे, क्या होगा मामला जी? यही बात तो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं और बैठाएंगे करेंगे प्रोसेसेस वो उनके जहन में होगा कि वो कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मेरे जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट साहब ही की ज़ात के ऊपर इस वक्त तमाम फोकस है और लेट्स सी कि वो कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। सही है, उनकी ज़ात पे सारा फोकस है और आप पर उम्मीद है कि वो किसी बेहतर हल की तरफ शायद चीज़ों को ले जाए। ये बताएं कि नवंबर की तकर्री के वाले से बड़े खदशात थे खान साहब के, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये हुकूमत ना करे। मैं ख़बर दे रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए भी नाजरीन के लिए भी कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो इत्तलात हैं कि नवंबर में ये प्रोसेस शुरू करने के बजाय अब ये प्रोसेस 20 अक्टूबर को मेरी इत्तलात हैं कि शुरू कर दिया जाएगा आर्मी चीफ़ की तकर्र का और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये समरी भिजवा दी जाएगी, क्योंकि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ है जनरल कमर जावेद बाजवा वो वाजे कर चुके हैं अमेरिका के अंदर कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वक्त पर रिटायर होंगे और हुकूमत जो है वो वक्त से पहले ये प्रोसेस शुरू करना चाह रही है, चूँकि उन्हें इस बात का खदशा है, डर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत उनको इख्तियार है कि वो 15/1 और 10/1 यानी 25 दिन के लिए वो कोई भी समरी रोक सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये प्रोसेस 20 अक्टूबर को स्टार्ट करने जा रही है। तो फवाद साहब ये प्रोसेस तो फिर 20 को स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले, जो आपने कहा था जो आपकी तजवीज़ थी वो तो फिर नहीं मानी गई, तो खदशात आपके वही बरकरार हैं या दूर हो गए आप तकर्री से मुतल्लिक? देखें, अगर आपकी खबर सही है तो ये तो ज़ाहिर एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है और इसको देखते हैं हाउ दिस आगे कैसे चलती है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी पाकिस्तान में चूँकि अनफॉर्चुनेट है वैसे तो कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का रोल एक बड़ा मेजर एक है पाकिस्तान की सियासत के अंदर और अगरचे उन्होंने कोशिश की है कि हम अलहदा हो जाएं या पॉलिटिकल हो जाएं, लेकिन वो एक कहने से तो नहीं होना, उसका तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी को सोचना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नई रियलिटीज़ में अपने आप को लाना पड़ेगा कि कैसे उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। लेकिन ये जो अगर 20 अक्टूबर को शुरू करेंगे तो इसका मतलब तो फिर यही है कि ये अगले हफ्ता डेट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और लेट्स सी हाउ इसमें सियासत किधर जाती है। तो क्या सदर साहब को रोकना चाहिए ऐसी किसी समरी को, चूँकि बड़ी सेंसिटिव ये समरीज होती हैं इस तरह की, चूँकि पहले आप उन्हें एडवाइस भी करते रहे मेरी इत्तलात के मुताबिक, वो हाँ वज़ीर आज़म से हल्फ लेने का मामला हो या कोई दूसरी चीज़ें हों, क्या मशवरा देंगे आप सदर साहब को कि क्या करना चाहिए उन्हें? सदर साहब ने जहाँ पे भी आइन और कानून की बालादस्ती का सवाल आया है वो कानून के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने कई ऐसी अभी मिसाल के तौर के ऊपर इसहाक डार के ऊपर ओथ का मामला अगर आप लिया उन्होंने तो अगर पार्टी पे होते तो वो अगर हमारे वो कई ओपिनियंस तो यही थी ना कि वो ना लें होते, लेकिन सदर साहब अपनी शहबाज साहब से भी फिर ले लेना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त उन्होंने जो जिस प्रोसेस से प्राइम मिनिस्टर आए हैं उसके ऊपर उन्हें एतराज था, लेकिन अब वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं सिचुएशन, तो इसलिए
वो ऐसे जेस्चर उन्होंने दिए हैं जहाँ पे हमें, लेकिन अब पाकिस्तान का सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से वो नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं या अपने तौर पर उनकी कोशिश है ये नॉर्मलाइज करने की? खान साहब ने तो इमरान खान साहब के इंटरव्यू में ये बात कही कि वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन में अगर करे तो हम हुकूमत के साथ बैठ के फ्रेमवर्क तय करें। लेकिन देखिए इस वक्त तक अगर जो आप तमाम हुकूमत का रवैया है, अभी तक हुकूमत ने हमें किसी उसका जवाब नहीं दिया। और अब जब भी हुकूमत के जमीन से, और प्रॉब्लम उनकी ये है कि ये जो मिनिस्टर्स हैं ज्यादातर, इनको पता है कि ये इलेक्शंस के नतीजे में कभी भी दोबारा हुकूमत नहीं बना सकते और उसकी वजह से खौफजदा होके ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी में इलेक्शंस नहीं कराना चाहते, अल्टीमेट आर्बिटर के पास नहीं जाना चाहते, तो फिर जाहिर है उसको जमहूरियत तो नहीं कहेंगे। आप कोई और निज़ाम बना लें, नॉर्थ कोरिया का बना लें, बर्मा का बना लें। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे बिफोर वी कंक्लूड। एक तो यह है कि जो समरी हमने देखी हुकूमत की तरफ से आई कि इलेक्शन जो है 16 के बजाय आगे किया जाए 90 रोज़ के लिए, जो बाई इलेक्शन होने हैं ज़िमनी इंतखाबात के 12 से 17 अक्टूबर के दौरान लॉन्ग मार्च हो सकता है एक सियासी जमात का। ज़रा वो आपके लॉन्ग मार्च की बात करें, वाक़ियतन ऐसा है कि 12 से 17 एग्जैक्ट डेट तो खान साहब कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तारीखें क्या 12 से 17 के दरमियान ही ये लॉन्ग मार्च होने वाला है? नहीं, ये लॉन्ग मार्च के ऊपर इंशाल्लाह अगले कोई 2-3 दिन में हम एक क्लैरिटी जो है वो देंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें इस्लामाबाद की तरफ आना लॉन्ग मार्च का एक हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर बहुत डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। सो इंशाल्लाह ये 2-3 दिन में हम क्लैरिटी देंगे। ये तो खैर एक बहाना है, वो तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, उनको पता है इलेक्शन में उनका क्या हशर होना है। ये भी उन्होंने एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। और देखिए उससे पहले उन्होंने अभी तक ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो रकम दरकार है इलेक्शन कमीशन को, वही वफाकी हुकूमत रिलीज नहीं कर रही। तो जब वो पैसे रिलीज नहीं कर रहे तो कैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा सकता है? तो ये सारे मामला तो इन्होंने इलेक्शन से भागने के लिए इख्तियार किए हैं। तो लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत की तरफ ये तजवीज़ भी ज़रे हो रहा है कि इमरान खान साहब को नज़रबंद कर लिया जाए बनीगाला के अंदर ही, या फिर गिरफ्तारी का मामला भी कोई बात ऐसी चल रही है। अगर ऐसा हो जाता है नज़रबंदी वाला मामला, तो ये मुतासिर नहीं होगी आपकी पूरी ये मूवमेंट या सारा कुछ भी नहीं होगा, इनसे होना भी कुछ नहीं है। ये तो देखें, पहली बात तो ये है कि जब भी ये इस तरह के अरेस्ट और इधर जाते हैं, उससे हुकूमत इस तरह से तो नहीं होती जिस तरह से ये कर रहे हैं। हर वक्त एक पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस ना हो, ये खुद खड़ा करते हैं। और हुकूमत में मुझे आप बताइए, आप चूँकि रोज़ मीडिया करना होता है, आप पाकिस्तान की मईशत की जो हालत है उसमें हमें एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और अगर हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी या इंस्टेबिलिटी आएगी? इस तरह की अहमकाना मशवरे देने वाले इनके पास काफ़ी हैं। लेकिन चलें, कोई नहीं, आखिरी 2 हफ्ते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सही है। अच्छा, ये बता दें कि लॉन्ग मार्च अगर अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो जाता है, ज़रा पॉसिबिलिटीज़ दोनों होती हैं, कामयाबी या नाकामी। नाकाम हो जाता है तो फिर क्या ये सड़कों की सियासत छोड़ के पार्लियामेंट के अंदर आके पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा, या फिर सड़क गर्म रहेगी फिर भी? हम अब सड़क पे ही हैं, जब तक कामयाब नहीं होता सड़क पे ही रहेंगे। नो ऑप्शन टू रिटर्न टू द पार्लियामेंट? नहीं, अब वो कश्तियां जला चुके हैं। और इलेक्शन अगर मार्च, अप्रैल या मई में होता है, वो भी आपके लिए काबिल कबूल होगा या क्या? मार्च तो देखें, ये तो खैर हम तो जल्द हम नहीं, हमारा फैसला ज़्यादा इसलिए नहीं है कि देखिए आपने देखना है कि क्या हमारी जो इकोनॉमिक टीम है वो समझती है कि आप इसको अगर 4-5 महीने भी डिले होगा तो हमारी बिल्कुल इकोनॉमिक जो हालात हैं वो मिख निकल जाएगी, ऑलरेडी निकल गई है। और ये हमने देखना है कि क्या पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी मुमकिन है इन मामला हालात में जो हम जिस तरफ जा रहे हैं। सो वो उसको देख के हमें फैसला करना है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एनालिसिस करेंगे गुज़िश्ता हफ्ते की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, और आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या होने जा रहा है, कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बिफोर वी गो फॉर दी एनालिसिस, एक बड़ा अहम मामला है कि मुल्क मखसूस सियासी मकासद या अहदाफ के हसूल के लिए सियासी जमातें फ़ौज को हदफ तनकीद बनाए रखती हैं। तहम इस सियासी शोर में इदारे की जो अचीवमेंट्स हैं या मुल्की खिदमात हैं वो यकसर नज़रअंदाज हो जाती हैं, जो असल में मुल्क के लिए मैटर करती हैं।
गुज़िश्ता 5 से 6 साल का ये अगर अहाता किया जाए तो सिविल लीडरशिप के साथ मिलकर हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने की जो अचीवमेंट्स हैं मुल्क के लिए वो बहुत ही ग्रां कदर खिदमात हैं, उन्हें नज़रअंदाज किसी सूरत में भी नहीं किया जा सकता। एक बड़ा सक्सेस स्टोरी भी है। जिस तरह से अगर हम बात करें ऑपरेशनल रिस्पांस की तो भारत को 27 फरवरी 2019 को जब उसने जारियत की पाकिस्तान की तरफ तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दिन की रोशनी में दुश्मन को मुंह तोड़ और ज़बरदस्त जवाब दिया गया। उसके बाद नाज़रीन अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो मुल्क के अंदर ऑपरेशन रद्दुल फसाद बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। दहशत गर्दों का नेटवर्क तोड़ने के लिए उनकी सहूलतकार और उनके जो फाइनेंसर्स हैं। फिर कराची ऑपरेशन एक बड़ी कामयाबी है। कराची जो है वो सिक्योरिटी के अतबार से ख़तरनाक शहर के अतबार से 6ठे नंबर पे आ गया था। अब वो बदअमनी का जो रैंकिंग है उसमें 6ठे नंबर से उठ के 121 पे चला गया। ये बड़ी कामयाबी है। फिर मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, ये बड़ी अचीवमेंट्स हैं। फिर नाज़रीन अगर हम बात करें बैरूनी सिक्योरिटी की तो अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, पर्टिकुलरली जो फेंसिंग थी, उसके समरात आज नज़र आ रहे हैं। जो वियनरी एक फ़ैसला था हमारी मिलिट्री लीडरशिप का, अस्करी क़यादत का, कि जब अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी उसके बाद आज उसके हमें फ़वाइद नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से फेंसिंग हुई, बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत जिस तरह से कले बनाए गए वहाँ पे मुकम्मल निगरानी के लिए। फिर नाज़रीन सिर्फ ये नहीं, कुदरती आफात, हालिया आप सैलाबों के अंदर देखें जिस तरह NFRCC बना के सैलाब के ऊपर कोऑर्डिनेशन की जा रही है। फिर जब मुल्क के अंदर कोविड की एक सूरत हाल आई, बड़ी एक इम्तहानी सूरत हाल मुल्क के लिए बनी आजमाइश, तो उसमें NCOC का क़याम में एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेशन का एक मैकेनिज़्म कायम किया गया। उसमें ISPR का बड़ा एक अहम रोल रहा कि बैक एंड पे रह के खुदनुमाई के बग़ैर जो है तमाम एक बैक एंड पे रह के लीड रोल प्ले किया गया। मीडिया के अंदर मोबिलाइजेशन और जो है अवेयरनेस के हवाले से बड़ा काम किया गया। फिर नाज़रीन लोकस्ट के हवाले से बड़ा अहम रोल प्ले किया हमारे इदारों ने। जब भी कुदरती आफात आती हैं तो हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो लीड रोल पे हमें नज़र आती हैं। फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी एक बड़ा अहम एक कामयाबी की एक बड़ी अहम मिसाल है कि जिस तरह से न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है डिप्लोमेसी की गई। फिर रिसेंटली अगर आप देखें तो मुल्क के जो मुआशी चैलेंजेस हैं, IMF के साथ डील को सिक्योर करने के लिए जो राब्ते किए गए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से, वो एक बड़ा अहम एक इसमें कार्डिनल था। फिर साथ साथ अगर आप इसमें देखा जाए तो सिर्फ ये नहीं बल्कि CPAC को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने के लिए, फिर रेकोडेक का मामला है और कारके की जो डील्स हैं उसमें जिस तरह से एक रोल प्ले किया गया, बराह रास्त इसमें जो बैक एंड पे रह के काम किया गया, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम था जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट थी। और नाज़रीन इसके साथ साथ अगर हम बात करें ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के हवाले से जो इस वक्त फ़ौज के अंदर पेशा वाराना उसकी तरबियत के हवाले से जो काम हो रहा है, ज़ाहिर है फ़ौज है, मुल्क का दिफा है तो मुल्क है, सारा कुछ है। ये सारी चीज़ें जो हैं जो होती रही पिछले 4-5 साल के अंदर वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, जिससे किसी सूरत में भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और जब हम सियासी बात करते हैं, सियासत के अंदर फ़ौज को लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, तनकीद होती है, तो उससे ऑब्वियसली फ़ौज का मोराल जो है वो डाउन होता है। ये जो अचीवमेंट्स हैं फ़ौज की पिछले 5-6 साल के दौरान जिसका हमने अहाता किया है, ये बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं। करतारपुर कॉरिडोर है, जिस तरह से यहाँ पे अक़लियतों के राइट्स के लिए एक जो कॉरिडोर खोला गया जिससे इंटरनेशनली पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को पजीराई मिली। ये सारी चीज़ें जो हैं एक मुँह बोलता सबूत हैं कि फ़ौज को नहीं लाना चाहिए तनकीद के अंदर। ये बड़ा मामला था जो डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। अब बात करते हैं जो इस्लामाबाद में जो एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सेंटोरस हाई राइज बिल्डिंग है इस्लामाबाद की सबसे बड़ी। यहाँ जो आतिशज़दगी हुई उसने बहुत से सवालात उठाए हैं कि जो फायर सेफ्टी का जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, उस पर बहुत से सवालात उठे हैं कि क्या वो सिस्टम इन प्लेस था या नहीं। हमारे साथ इस वक्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये आग क्यों लगी और क्या फायर सेफ्टी का जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, वो इन प्लेस था या नहीं था। जी कैप्टन साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल, क्या आपकी अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट है कि क्यों ये आग लगी और जो फायर सेफ्टी का जो मैकेनिज़्म है, जो SOPs हैं, वो इन प्लेस थे? जी देखिए, मैं आपको ज़ाती तौर पर ये बताऊं कि ये जो आग लगी है और बुझी है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और फायर को शुरू में ही सिर्फ एक कॉर्नर में कंटेन किया गया और जिस कोने से ये फैली है ऑब्वियसली वो एक फ्लैट्स का एरिया है और उसमें वो जो आखिरी कोने वाला कमरा है वो एक्सेसिबल नहीं था, जिसकी वजह से वो उसी कोने के अंदर फैल के ऊपर चली गई। मैं ये समझता हूँ कि ये ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड सी के जी मजीद इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कैसे इकदाम किए जा सकते हैं, लेकिन इस स्केल की और इस मैग्नीट्यूड की आग को 2 घंटे में काबू पा लेना जो है
वो इंतजामिया की और जितने भी लोग जो इस पूरी की पूरी एक्टिविटी में मुलविस थे उनकी एक बहुत कामयाब कोशिश है। उसके साथ साथ सर आग बुझा तो ली गई सर, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट जो होता है वो बड़ा मैंडेटरी है जब भी आतिशबाजी हो या कोई जल्जला हो, ऐसा वो क्या चीज़ें मौजूद थी? इस पे बड़ा सवाल उठा है। मैं इस वक्त चूँकि इमीडिएटली ऑपरेशन जब ये आग लगी तो मैं सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा और सारे के सारे ऑपरेशन की मैंने ज़ाती तौर पर खुद निगरानी की। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनको मैंने कल बुलाया है और हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे और उनकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो भी सुनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एज वी स्पीक किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, विच इंडिकेट्स के इस प्लाजे के अंदर जो उस वक्त लोगों को निकाला गया उसमें कोई भगदड़ नहीं मची और कोई सही है। लेकिन अच्छा सर एक और मामला सर बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वो इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा रहता है, लेकिन सर एक जो बड़ा अहम मसला है, इस्लामाबाद अब जा रहा है हाई राइज की तरफ, जो एक विजन भी है कि हाई राइज की तरफ जाए, शहर चूँकि फैलता जा रहा है। लेकिन हाई राइज के अंदर यहाँ पे मसला यह है कि रिसेंटली यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे दे दिया गया है। वेटिंग के जो उसके इख्तियारात हैं उसको शामिल किया गया है, मेंबर बनाया गया है फायर डिज़ाइन एंड वेटिंग कमेटी FDVC का। ये नोटिफिकेशन मैं आपको भिजवा भी देता हूँ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कि जो जारी किया गया है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि ख़ुद इसमें मुफादात का टकराव भी है, वो इसमें वो लिफ्ट का काम भी कर रहा है, प्रॉपर्टी का काम भी कर रहा है, दीगर बिजनेसेस भी कर रहा है, और जो यानी कि MS फायर एंड सेफ्टी जो कंपनी है उससे दे दी गई है सारी वेटिंग का, उसे शामिल कर लिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि CD अपने इख्तियारात को किसी और को तफवीज़ कर दे, किसी थर्ड पार्टी को जिसके मुफादात का टकराव है? मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर मेरे से शेयर कीजिए, मेरे इल्म में नहीं है ये बात, और अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो उसका तदारुक करेंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन आई एम येट टू सी दैट लेटर जिसका आपने हवाला दिया है, आप मुझसे ज़रूर शेयर करें और इंशाल्लाह ताला उसमें जितनी भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम करेंगे। और जो आपने फायर सेफ्टी के हवाले से बात की, देखें जो हमने मीटिंग बुलाई है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की, उसको बुलाने का यही मकसद है कि हम देखें कि कितना मजीद इसको इम्प्रूव बनाया जा सकता है, और इस रिस्पॉन्स को 2 घंटे से कम करके अगर हम मजीद और कम कर लें तो कितना कम किया जा सकता है। ये एक एबनॉर्मल वाकया है। और थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एनालिसिस शामिल करेंगे कि मुल्क में अगला हफ्ता सियासत के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, क्या होने जा रहा है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन अब कुछ बात कर लें सियासी तज्जिया कुछ लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमें इस हिस्से में ज्वाइन किया है सलीम बुखारी साहब ने, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार, और हमें ज्वाइन करें मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने कीमती वक्त दिया। सलीम बुखारी साहब, मियाँ साहब की तरफ से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़े पुरुमीद दिखाई दिए कि अब सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं मरीम नवाज़ की जो है बरियत वाले मामले के बाद, और मज़लूमियत का भी उन्होंने अपना काफ़ी लंबा चौड़ा किस्सा सुनाया कि 5 साल के अंदर उनके साथ क्या कुछ हुआ। तो बड़े होपफुल लग रहे थे कि वो दोबारा आएंगे पाकिस्तान, आके इलेक्शन भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। तो क्या वाक़ईतन चीज़ें इस हद तक हो गई हैं सेटल के मियाँ साहब फुली वापस आ रहे हैं 5 साल पहले की तरह? मेरे ख्याल से इस हवाले से आप ज़रा थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं। आज की जो उनकी वो मीडिया इंटरेक्शन है वो तो बिल्कुल ही एक ज़ाती इमोशनल एक्सपोजे आप उसको कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी दास्तान बयान की है कि जो ट्रेजेडीज़ उनके साथ होती रही हैं, जो आज पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, जिस तरीके से हुकूमत मुश्किलात में फंसी हुई है, जिस तरीके से PTI की तरफ से उनको लॉन्ग मार्च और आज़ादी हकीकी मार्च के थ्रेट्स हैं, जिस तरह से जलाब आए हुए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी है, उस पर तो कोई बात उन्होंने की नहीं है। तो इससे कुछ ज़्यादा नतीजा अखज़ करने का मैं पोजीशन में नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मुझे तो मायूसी हुई है। मेरा ख्याल था वो अपनी वापसी की बात करेंगे, मेरा ख्याल था वो तरीक़ाकार बताएंगे कि कैसे वापस आएंगे, वो मरियम के साथ वापस आएंगे या उसके बाद वापस आएंगे। तो ये सारी बातें जो उन्होंने की हैं, जो जेल में उनके साथ हुआ, जो उनकी वालदा के साथ इमोशनल जो उनका अटैचमेंट थी, जो उनकी बेगम की बीमारी थी, मरहूमा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो उनके साथ जेल में बेटी के सामने हुआ, ये सब कुछ तो हम पूरी कौम को अब हिफ्ज़ हुआ है। ये तो इतनी दफ़ा रिपीट किया जा चुका है। इसमें मुझे बताइए आपको कोई नई बात लगी इसमें? वो तो बिल्कुल मरीम नवाज मुझे तो लगता है कि वो उन्होंने शायद अवॉइड
हाँ, हाइप काफी ज्यादा दी गई थी कि ये सब कुछ बहुत बड़े ऐलान शायद हो जाएंगे। जी हाँ, हाँ, यही इसी वजह से मैंने कहा कि मुझे तो बहुत मायूसी हुई है, क्योंकि हाइप इतनी ज़्यादा थी। हमारा ख्याल ये था कि वो यकीनी तौर पे इश्यूज़ पर बात करेंगे। वो पंजाब के अंदर जो सूरत हाल सुबह शाम तनछट होती रहती है, जितनी तब्दीलियाँ इतने मुख्तसर अरसे में हो चुकी हैं, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। क्योंकि हमें कहा जा रहा था कि उनकी अगर वापसी होगी तो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली होगी। उन्होंने तो किसी एक ठोस किस्म के सियासी इशू के ऊपर बात ही नहीं की है, सिवाय चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने पर इंशाल्लाह कहने के अलावा तो कुछ नहीं है उसमें। सही है। मोहम्मद वालिद साहब, आपकी राय में जो मियां नवाज शरीफ की, मरीम नवाज की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो पुरुमीद तो नज़र आ रहे थे कि वो आएंगे पाकिस्तान भी, आके इलेक्शन भी लड़ेंगे, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे, बड़ा इंशाल्लाह उस पर वो कह रहे थे। लेकिन यह है कि कोई जामे प्लान जिस तरह सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं उनकी तरफ से नहीं दिया गया, हाइप जिस तरह से क्रिएट की गई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि शायद वो वापसी का कोई ऐलान करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी। आपको क्या लगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा तो उसमें वो विक्टिम कार्ड ही वो अपना खेल रहे थे, बता रहे थे मजलूमियत अपनी पिछले 5 साल की, या कोई आपको लग रहा है कि अब मियां साहब को इशारा मिल गया कि आपके लिए तमाम रास्ते खुले हैं? नहीं, इस समय देखें, मैंने पहले को 16-17 मिनट तो शुरू के नहीं सुने उनकी स्पीच के, इसलिए अगर उसमें कोई खास बात हुई हो तो मुझे नहीं पता। मैंने तो जब सुनना शुरू किया तो सब अपनी वो बता रहे थे बेगम साहिबा की डेथ का, जेल का सारा, तो टोटल ह्यूमन एंगल था। मेरा ख्याल है ये 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग लगी उनकी स्पीच पे। एक तो उन्होंने शार्प कॉन्ट्रास्ट में थे आज वो इमरान खान से। उन्होंने आज एक इमेज पेश किया एक फैमिली मैन का, और आपको पता है हम जरा इमोशनल कौम है तो जरा दिलों को बातें लगती हैं कि ये हुआ, फिर मेरी बीवी थी, मेरी बात नहीं करवाई, फिर ऐसे वफात हो गई, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने एक अपना ह्यूमेन जिसको कहते हैं ना एंगल, वो सामने रखा, और मेरा ख्याल है ये बहुत से लोगों को बहुत अपील करेगा और एक ह्यूमनाइजिंग फैक्टर लगेगा। क्योंकि इमरान खान ऑन द कॉन्ट्ररी उनकी फैमिली लाइफ उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही वो ही इज नोन एज कि वालिद बहुत उस तरह हो इमोशनल, या हस्बैंड या व्हाटएवर। तो मेरा ख्याल है कि ये उन चीज़ों को बिल्डअप करने की कैंपेन होगी कि एक तो ज़्यादा काइंडर जेंटलर जो होता है ना इमेज, वो पेश किया जाए। दूसरा, वो बोलते भी बड़ा सॉफ्ट तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता, और डेफिनेटली विक्टिम कार्ड तो है। जहाँ तक इशारे मिलने की बात है, इशारे तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो वेरी फैक्ट कि मरियम उनके साथ बैठी हुई थी, इससे बड़ा इशारा क्या होगा कि वो लंदन भी चली गई, उनका केस भी खत्म हो गया, और वो बरी हुई अपने केस में। उस केस का डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट भी आएगा। तो खुद उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि अब ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है, लाइफ लॉन्ग बार को, सारी चीजों को। तो आई थिंक वो एक बिल्डअप हो रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मेरा ख्याल है आखिरी जुमला था, जब किसी ने पूछा कि आप 2023 में जाके इलेक्शन लड़के फिर दोबारा वजीर आजम बनेंगे, तो मरियम ने बहुत ऊंचा कहा इंशाअल्लाह। उन्होंने भी कहका लगाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज ही हमारे कैंडिडेट होंगे या वही आगे चलेंगे। तो मेरे नजदीक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो थी जो एंड में नहीं हुई, और वो ये था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज कंटिन्यू करेंगे और उस वक्त देखेंगे। मरियम ने इंशाल्लाह का, और वो हंस पड़े। सो आई थिंक दैट फॉर मी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट होल। सही है। अच्छा सलीम बुखारी साहब, ये जो अब चल रही है कन्वर्सेशन लॉन्ग मार्च के वाले से, हम देख रहे हैं कि काफ़ी तैयारियां थी पीटीआई की तरफ से आ रही। गवर्नमेंट को लगता है कि 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान लॉन्ग मार्च हो सकता है। तो उन्होंने ज़मीनी इंतखाबात भी आगे करने की बात की है। जो प्रोसेस चल रहा था प्रेसिडेंसी में, फवाद चौधरी साहब से मेरी कुछ देर पहले बात हो रही थी, वो कह रहे थे अभी भी हमारी नज़रें ऐवान सदर पर ही हैं कि वहाँ से कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च की तरफ अब ये बढ़ना पीटीआई का, ये तो लगता है कि वो तमाम जो एक्टिविटी थी, जो प्रोसेस था, उसके कोई खातिर खा नताइज पीटीआई को नहीं मिल सके जो अब वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। देखिए, गुजारिश है कि पहली बात तो जरा थोड़ा सा मुझे इजाज़त दीजिए, पीछे अभी जो मालिक साहब ने जो कुछ कहा, मैं इत्तेफाक करता हूं उनसे कि जो पर्सनल इमोशनल टच है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो जिस तरह की हाइप थी और जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में प्रिवेल करती है, और जैसा मैंने कहा, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि इनमें से कोई ऐसी बात नहीं थी जो ऑलरेडी आवाम को पता नहीं है या ऑलरेडी मीडिया नहीं जानता है। तो जो इतनी देर के बाद उनको मौका मिला था कि वो कौम से खिताब कर रहे थे एक तरह से, तो उसका उनको ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहिए था बाई सेइंग व्हाट ही हैज़ इन माइंड फॉर द फ्यूचर। अब आपके सवाल की तरफ आ जाइए। देखिए, 25 मई के मार्च में बहुत सारे सबक मौजूद हैं। एक, राना सनाउल्लाह जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट ये ना कहे कि रास्ते खोल दें, तो राना सनाउल्लाह नामी शख्स ने उनको अटक से पार आने नहीं देना था। अब क्वालिटेटिव फ़र्क ये है कि पंजाब की हुकूमत उनके पास है, लेकिन कैपिटल तो अभी भी उनके पास है। चाहे उन्हें आप 27 किलोमीटर की हुकूमत कहें, चाहे 17 किलोमीटर की कहें,
जो सबसे ख़तरनाक बात थी वो था रेड जोन उन्होंने फ़ौज के हवाले कर दिया है, इसका फैसला हो गया है बाकायदा। वहाँ कोई जा नहीं पाएगा और उसके करीब शहर के किसी ने आने नहीं देना है। उनको कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि वो 2 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी हैं और हुकूमत कह रही है कि आप आके परेड ग्राउंड में अपना मेला लगा लें। अगर वो इस पर राज़ी नहीं होते हैं और वो समझेंगे कि जहाँ उनको जाना है वहाँ वो पहुँच के हटेंगे, तो फिर इसके अंदर तसादुम की कोई सूरत हाल मौजूद है। उसको अवॉइड करने के लिए मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह डॉक्ट्रिन जो है ना, वो यही है कि उनको शहर के कहीं कहीं करीब ना आने दिया जाए। और वो मेरे ख्याल से बहुत सारे रास्ते हैं उनके पास रोकने के लिए, रेंजर्स उनके पास है, पुलिस उनके पास है, एफसी उनके पास है। और अगर वो तो उनके पास में ये भी है कि इस्लामाबाद का मुहासरा कर लिया जाए, इस्लामाबाद के बाहर आके बैठ जाएं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। संजान, मेरी जो इतला है कि पहले से ही आके बैठ जाएंगे लोग। संजानी टोल प्लाजा है जो आ रहा है पिशावर जीडी रोड पे, उसके बाहर वाली तरफ आके बैठ जाएंगे। मरी टोल प्लाजा जो है उसके बाहर वाली तरफ आके बैठ जाएंगे। इधर से पिंडी फैजाबाद के पास नवाज शरीफ पार्क में कहा जा रहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख बंदा सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब से आके वहाँ बैठ जाएगा। खान साहब का इशारा होगा तो यलगार कर देंगे इस्लामाबाद की तरफ। जी सर। भाई साहब 2014 का जो एक्सपीरियंस है उसको ज़रा रेन में लेके आइए। 126 दिन पीटीआई का कोई वर्कर ना बैठता वहाँ अगर उनके साथ ताहिरुल कादरी के लोग ना होते। ये ना बताएं मुझे आप, उनके क्राउड में जलसा गाह भरने के लोग हैं, उनके क्राउड में तराने गाने के, डांस करने के, ये सारे हैं, नारा लगाने के हैं, सब कुछ है, झंडे लहराने के हैं। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि उनके क्राउड में वो लोग हैं जो कई दिन तक मार खाएंगे, पीस काटेंगे, वहाँ पर भूल जाइए आप इसको। ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। वो पिछली दफ़ा की क्रेडिबिलिटी जो है वो सारी बड़े हल्फ लिए जा रहे हैं खान साहब की तरफ से। इस दफ़ा देखते हैं ना कितनी देर बैठेंगे। मैं अर्ज़ करूंगा आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि 25 मई में फिर 25 मई और छोड़े जी, ये हल्फे वफादारी जब करने पर आ जाता है तो ये इट्स ए पोजीशन ऑफ वीकनेस। जब आपको हलफ लेना पड़ जाए अपने वर्कर से, इसका मतलब ये है कि यू हैव सम डाउट्स अबाउट देम। ये मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। गुजारिश ये है कि ये एक इंसेन आदमी ज़रूर इस बात को मानेगा कि ये जत्थे लेके जाके कैपिटल पर कब्जा करना ना जमहूरी है, ना इखलाकी है, ना इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ना इसकी इजाज़त दी जाएगी। पीरियड। मालिक साहब, ये जो मकसद था हम उस पर बड़ी बहस करते रहे पिछले काफ़ी अरसे से कि मकसद खान साहब का ये लग रहा था कि जिस तरह उन्हें रोका गया अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने से, तो अब वो भी गवर्नमेंट को उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं लगाने देना चाहते। लेकिन जो इत्तलात हैं मेरे पास, वो इत्तला ये है कि 20 अक्टूबर से हुकूमत ये प्रोसेस शुरू करने वाली है आर्मी चीफ के तकर्रर का, क्योंकि हुकूमत को यह खदशा है कि सदर मुमलिकत ने जिस तरह गवर्नर पंजाब की समरी रोक ली थी, आइनी इख्तियार उनके पास 15 दिन, 1 और 10 दिन यानी 25 दिन का उनके पास इख्तियार है कि वो कोई भी समरी रोक सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भेजी गई। तो इसलिए एहतियातन हुकूमत ये प्रोसेस 20 अक्टूबर से शुरू कर रही है। और वैसे भी आर्मी चीफ की वजाहत आ गई है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। तो 20 अक्टूबर से प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर वो वाली चीज़ तो रह जाएगी। हाँ साहब, वो अदब तो हासिल नहीं कर पाएंगे, वो विंडो मिस कर देंगे, फिर इंतखाबात ही होगा, फिर उनका अदब सारा। ये दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जिस दिन आरिफ अलवी साहब अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट लेंगे। लेकिन हुकूमत एहतियात बरतना चाह रही है मुकम्मल तौर पर, वो रोकेंगे तो नहीं। कुछ समरी है, कोई सदर नहीं रोकता, ये उस समरी में से एक समरी है। तो इसलिए इस तरह तो अब जाए ना, ये तो अब बात ही छोड़ने। देखें, डिस्ट्रप्शन करना चाहेंगे और उनकी फिक्र ये नहीं है कि कौन अपॉइंट कर रहा है, कहते वो नहीं है, लेकिन उनकी सिर्फ फिक्र है कि एक जनरल साहब ना लगे। और वो बात खुल के आ गई भी। और जो लोग अब खान साहब से मिलते हैं, खान साहब प्राइवेटली उसका नाम भी बार बार ले लेते हैं। मरियम ने भी उनका नाम लिए बगैर उनको आइडेंटिफाई कर दिया, जनरल आसिम का। सो क्वाइट क्लियरली इसमें अब इस पे कोई खुफिया बात कोई नहीं रही कि उनको ये फिक्र नहीं कि कौन लग रहा है, उनको सिर्फ एक ही शख्स की फिक्र है। ये भी उनको फिक्र नहीं कि मैं अगर वो जनरल फैज को लगाना चाहते थे तो नहीं लगा पाए, वो सब इरेलेवेंट हो गया, उनको एक ही है। तो वो अब हमने देखना है। अभी बहुत कहते हैं पॉलिटिक्स में बहुत टाइम होता है, 4 हफ्ते। अभी आप देखिए एक तासुर ये मिल रहा है और आप खाली एक पार्ट ले रहे हैं जनरल बाजवा की स्टेटमेंट का, दूसरा पार्ट भी ले जहाँ उन्होंने कहा कि फौज को हमने सियासत से दूर कर दिया। वो हो नहीं सकती। और जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक हालात हैं, जितनी पोलराइजेशन हुई हुई, इस वक्त तो कोई चाहे भी तो फौज उससे दूर नहीं हो सकती। और बिकॉज इस वक्त आर्बिटर एक ही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहाँ पे 3 जजेस खत लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। सुप्रीम कोर्ट अपने क्राइसिस वहाँ तो बिल्कुल काफी ज्यादा टेंशन चल रही है जजेस के दरमियान, क्राइसिस में है, प्रेसिडेंसी अपने क्राइसिस में है, सूबों में आपके पूरे गवर्नर नहीं है, आपकी पोलराइजेशन इतनी होगी हुई है कि कोई किसी से बात करने पर तैयार नहीं है। खुद पीटीआई फवाद चौधरी साहब
और बाकियों ने अपने मुंह से कहा कि जी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट ही चीजें सॉर्ट आउट करवाएगी। तो इसलिए इकोनॉमिक जो हालात हैं और अब इन तमाम चीजों में आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बड़ा क्रिटिकल अमेरिका का दौरा था, हमें तो ये भी नहीं पता कि 3.5 साल में दौरा नहीं था, अचानक 8 हफ्तों में दौरा कैसे मिल गया इनमें, और इतना कॉम्प्रिहेंसिव दौरा। तो जाहिर है एक पॉलिसी मेकिंग ये दौरा था, ये कोई फेवर बॉल किसी किस्म की नहीं थी। तो बड़े सवाल हैं समझ इनके अभी जवाब नहीं मिल रहे। तो अब देखना ये है कि अगर तो फौज पीछे हो गई है तो इसका मतलब है सियासतदान आपस में सॉर्ट आउट करें, आपस में तो इन्होंने दस्तों गिरेपा होना है। सही है। इसलिए ये तो बहुत ज्यादा गंद और पड़ेगा। क्या उस वक्त फौज इन्वॉल्व होगी जब बहुत गंद पड़ेगा, तो फिर सोल्यूशन इनके हाथ से निकल जाएगा पॉलिटिशियन से, फिर जो सोल्यूशन केयर टेकर का या कोई और होगा वो हमें सामने नजर आएगा। सही है। नॉट एज क्लीन और एज सिंपल। ठीक, मुझे लग रहा है कि एक बड़ा एक ऑर्केस्ट्रेटेड केओस अब बनता जा रहा है। देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। बुहारी साहब आप परेशान होना चाहिए। ठीक, बुहारी साहब आप भी ये कंसर्न शेयर करते हैं मालिक साहब के साथ कि आने वाले चंद हफ्ते जो हैं काफ़ी उसमें क्योस होगा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसमें आ सकती है मुल्क के अंदर? जी मैं मालिक की सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। तो जो प्रेसिडेंट के बारे में उन्होंने कही वो बिल्कुल ठीक है, 100% उनकी मजाल नहीं है कि इस किस्म की सबरी को वो रोकने का तस्वुर भी कर सके। उन्होंने तो आम सबरियाँ रोकनी बंद कर दी हैं, तो चीफ की सबरी वो क्या रोकेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये एक अजीब गरीब सूरत हाल है कि एक शख्स जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, एक शख्स जो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, एक शख्स जो हर चीज़ को चैलेंज कर रहा है, उसकी मर्जी के ऊपर तकर्रुर जो है उसको डेफर कर दिया जाए या उसको रोक दिया जाए, ये मुझे समझ में आने वाली बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज के जो जर्नैल की लॉट है वो ये इजाज़त देगी कि एक सियासतदान, चाहे वो कोई भी हो, ABCD जो भी हो, जिन्होंने माजी में कोशिश की थी, मालिक से ज़्यादा कौन जानता है उनका क्या अशर हुआ, तो ये तो छोड़ दें आप बात। मेरा नहीं ख्याल कि ये उनकी मर्ज़ी जो है वो इस मामले में चलेगी। और उसका इशारा भी वाज़े तौर पे जनरल बाजवा की जो तकरीर थी अमेरिका में और कल जो पासिंग आउट पे थी उसमें उन्होंने दे दिया है, जब वो ये कहते हैं ऑन द सरफेस अगर आप लें उनकी बात को कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसी तरह से सियासत का फौज के अंदरूनी इन मामला से भी कोई ताल्लुक नहीं, एक्सेप्ट फॉर कि ये एक फॉर्मेलिटी है कि एक सबरी जनरेट होती है जो डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू सेक्रेटरी बनाता है, उसको डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को आती है। प्राइम मिनिस्टर हैड द ओनली चॉइस टू टेक वन ऑफ दोज नेम्स दैट दोज आर देयर ऑन दैट समरी, दैट्स अबाउट इट। बाकी मामला सारा फौज का है और उसमें ना उन्होंने कभी माजी में मुदाखलत करने दी है और ना वो आइंदा कभी करने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका, सलीम बुहारी साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आज के शो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।